नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेडागॉजी एंड गवर्नमेंट रूल्स डिकोडेड पर। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस की भी प्रोबेबिलिटी है आने की, क्योंकि इसमें हमने कवर किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज और एनसीएफ स्कूल एजुकेशन। इन तीनों को कवर किया है, तो लेट अस ट्राई टू डीकोड देम for a 360-degree understanding of the topic. Without much ado, let us begin with the first question. Till then, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो kindly share it, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो you can subscribe the channel also. So let us begin with the first question. According to the National Education Policy, what is the target year to ensure that all students entering grade 1 are school ready? 2020 की जो पॉलिसी है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके मुताबिक सारे बच्चे जो ग्रेड 1 में एंटर कर रहे हैं, मतलब ग्रेड 1 में आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन द करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ 5+3+3+4। ये फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, ये मिडिल स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है। यहाँ पर आता है 3 to 6 का एज ग्रुप, जिसमें है बाल वाटिका 1, 2 और 3, क्लास 1 और क्लास 2, सॉरी 3 से 8 का, द एज ग्रुप इज 3 to 8। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 और क्लास 2 आते हैं किसमें? फाउंडेशनल स्टेज में। फिर क्लास 3 to 5 जो है वो किस में आता है? प्रिपरेटरी स्टेज में आता है। मिडिल में क्लास 6 to 8 और सेकेंडरी में 9 to 12। तो ये 3 साल से लेकर 18 साल तक का जो ये सफ़र है, ये करिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। द 10+2 इज रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि ग्रेड 1 के बच्चे जो हैं वो किस साल तक स्कूल रेडी हो जाएंगे, मतलब 2030 तक। मतलब 2030 तक क्या होगा कि जो ये फाउंडेशनल स्टेज का प्रायर टू क्लास 1 वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बाल वाटिका 1, 2 और 3, वो सब जगह आ जाएगा। और ये जब सब जगह आ जाएगा तो नेचुरली जो क्लास 1 में बच्चे आएंगे दे विल बी स्कूल रेडी, ग्रेड 1 में जो बच्चे आएंगे। सो दैट इज द टारगेट एज पर एनईपी। द पॉलिसी एम्स टू अचीव यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर। मतलब वही जो बाल वाटिका 1, 2 और 3 की जो बात हुई है, फ्रॉम दिस एज ग्रुप 3 to 6, तो इसमें जो ECCE की बात जो हुई है, तो दैट will be achieved no later than 2030. Now let us move to the next question. Next question क्या है हमारा? Which body is proposed to be set up as a standard setting body for student assessment and evaluation? तो यहाँ पे कौन सी बॉडी का होगा? परख। परख जो है, जो परख के टेस्ट भी हो रहे हैं, सर्वे भी हो रहे हैं, तो परख को जो है वो एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑलरेडी ये प्रैक्टिस में है और परख में जो हमारे टेस्ट हो भी रहे हैं क्लास 3, 6 और 9 में, और उसका जो नेशनल असेसमेंट जो एक टेस्ट की बात की गई है, नेशनल असेसमेंट सर्वे की जो बात की गई है, दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन थ्रू परख। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इज प्रपोज्ड एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बात हुई है और ये ऑलरेडी टेस्ट जो है वो चल रहे हैं, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के गोल्स को एसेस करते हैं, FLN को एसेस करते हैं, और ये रैंडमली क्लास 3, 6 और 9 के लिए किया जाता है। क्लास 3 में जो टेस्ट होते हैं वो फाउंडेशनल स्टेज के लर्निंग आउटकम्स को टेस्ट करते हैं, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज हमारी पूरी हो जाती है बाल वाटिका से क्लास 2 के तक। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 से लेकर क्लास 2 तक पूरी हो जाती है फाउंडेशनल स्टेज। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज के लर्निंग आउटकम्स की बात होती है, का असेसमेंट होता है, इसलिए वो क्लास 3 में किया जाता है परख में। इसी तरीके से प्रिपरेटरी जो है हमारा वो होता है क्लास 3 से 5 तक, इसीलिए क्लास 6 के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है परख सर्वे में। और फिर 6 to 8 जो हमारी मिडिल स्टेज कंप्लीट हो जाती है, तो क्लास 9 के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है परख सर्वे में। और 10th और 12th में क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, इसलिए अभी उनको शामिल नहीं किया जा रहा है,
लेकिन हो सकता है धीरे धीरे उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन अभी जो परख सर्वे हो रहा है उसमें हम इन 3 क्लासेस के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर ये स्टेज स्पेसिफिक सर्वे है। स्टेज स्पेसिफिक मतलब फाउंडेशनल स्टेज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो टारगेट्स हैं एफएलएन के, वो बच्चों ने अचीव किए कि नहीं किए, इसी तरीके से प्रिपरेटरी स्टेज के और इसी तरीके से मिडिल स्टेज के। तो इसकी बात एनईपी में की गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, फॉर विच ग्रुप इज द जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेसिफिकली मेंशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है। तो जो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है वो फीमेल और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए की गई है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हेंस ऑप्शन बी। द पॉलिसी मेंशंस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ जेंडर इंक्लूजन फंड टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल quality education for all girls as well as transgender students. So the correct option is there B. Now pupil teacher ratio की जो बात की गई है, aim for schools in areas with high socio-economically disadvantaged students, जहां पर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर प्यूपिल टीचर रेशियो का क्या टारगेट रखा गया है? तो वहां पर जो पीपल टीचर रेशियो का टारगेट है दैट इज अंडर 25:1, बाकी जगह अंडर 30:1 है, लेकिन यहां पर जो है अंडर 25:1 का टारगेट रखा गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जनरल पीटीआर जो है वो 30:1 का है, लेकिन एरियाज विद लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स एम फॉर पीटीआर अंडर 25:1। नाउ विच स्टेज ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर इंक्लूड्स प्रिपरेटरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात और प्रिपरेटरी जो लर्निंग की बात है वो किस स्टेज में की गई है इसमें से? तो वो की गई है प्रिपरेटरी स्टेज में, मतलब 3 to 5 में बात की गई है प्रिपरेटरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फाउंडेशनल स्टेज में केवल बात की गई है किसकी? प्ले बेस्ड मेथड की बात की गई है। और इस पे हमारा क्वेश्चन भी आया केंद्रीय विद्यालय में, जो वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल का 2023 में, उसमें क्वेश्चन भी आया है इसमें कि टेक्स्ट बुक्स का इंट्रोडक्शन कहां से हुआ है। द क्वेश्चन वाज कि टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन जो है वो किस स्टेज से हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने इसके लिए पूरा इसको ले लिया है, ये एनईपी का एक्सट्रैक्ट है कि जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो फोकस करती है प्ले डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजिकल स्टाइल्स पे। फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, जो बाल वाटिका 1 और 2 में है, 5 years ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड लर्निंग एंड द करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहां पर टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं की है फाउंडेशनल स्टेज में। नाउ द प्रिपरेटरी स्टेज विल कंप्राइज 3 years ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग ऑन प्ले की बात यहां भी की गई है, तो प्ले कॉमन है, प्ले जो है फाउंडेशनल में भी है और देखिए आप प्रिपरेटरी में भी है। डिस्कवरी की बात यहां पे शुरू हो गई और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, मतलब ये फाउंडेशनल स्टेज की ही हमने कॉपी की है। और इसमें जो है क्या है, इनकॉर्पोरेट सम लाइट टेक्स्ट बुक्स as well as aspects of more formal but interactive classroom learning so that a solid groundwork is laid across subjects including reading, writing, speaking, physical education, art, languages, science and mathematics। इसीलिए अब आप देखेंगे कि क्लास 3 से जो है वो बुक्स आ गई हैं हमारी आर्ट एजुकेशन की, जो आ गई है बांसुरी नाम से, जिसमें विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स का करिकुलम है सिलेबस है, और एक हमारी खेल योगा के नाम से आ गई है जिसमें फिजिकल एजुकेशन की बात की गई। तो क्लास 3 से ये शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, इसीलिए क्लास 3 में इन 2 नई बुक्स का जो है इंट्रोडक्शन हुआ है अलॉन्ग विद द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस का नाम जो है वो द वर्ल्ड अराउंड अस कर दिया गया क्योंकि उससे कहा गया कि इंटरडिसिप्लिनरी थोड़ा सा बनाना है, तो इसीलिए उसका नाम कर दिया गया द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये है यहाँ पर बात। उसके बाद मिडिल स्टेज जो 6 to 8 है उसमें 3 साल की एजुकेशन है और उसमें क्या है, पेडागोजिकल और करिकुलर स्टाइल जो है, क्योंकि हर स्टेज का जो करिकुलर स्टाइल है वो पिछले से डराइव होगा, क्योंकि बच्चा जो है क्या है उसमें रम चुका है, बच्चे को उसके पढ़ने की स्टाइल समझ में आ चुकी है, 3 साल या 5 साल उसमें पढ़ा है बच्चा, तो इसलिए जो है बेस उसी पे होगा, उसकी जो बिल्डिंग होगी वो उसी पर होगी, नींव वही रहेगी। लेकिन इंट्रोडक्शन हो जाएंगे क्या, सब्जेक्ट टीचर्स, मतलब जहां बाल वाटिका 1 2 3 4 5 में एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन यहां पर जो है सब्जेक्ट टीचर्स स्पेसिफिक आ जाएंगे फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के डिस्कशन के लिए इन ईच सब्जेक्ट, जिनके लिए स्टूडेंट जो है वो अभी इस स्टेज में तैयार है। और अक्रॉस द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात जो है वो मिडिल स्टेज में आ गई है, कि मिडिल स्टेज में एम्फेसाइज किया गया कि इसको इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है,
विद इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में, एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसकी बात की गई है, विल बी इनकरेज्ड एंड एम्फेसाइज्ड। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस स्टेज में आएगी, बात की गई है एज पर एनईपी, मिडिल स्टेज में आएगी। मोर स्पेशलाइज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टीचर्स, तो सब्जेक्ट टीचर्स का इंट्रोडक्शन अगर पूछा जाए कहां से हुआ है एनईपी में, तो मिडिल स्टेज से हुआ है। टेक्स्ट बुक्स कहां से आई हैं, प्रिपरेटरी स्टेज से आई हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है वीपी और प्रिंसिपल के किसी एक के एग्जाम में इन 2023। इसी तरीके सेकेंडरी स्टेज विल कंप्राइज ऑफ 4 years ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, 9th से 12th तक, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ द मिडिल स्टेज, बट विद ग्रेटर डेप्थ, greater critical thinking, greater attention to life aspirations and greater flexibility and student choice of subjects। तो ये जो है flexibility की बात जो की गई है among the subjects, जो choice की कोई भी बच्चा सब्जेक्ट ले सकता है, उसका broad एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है, दैट इज डन इन सेकेंडरी स्टेज। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए एनईपी का ये एक्सट्रैक्ट हमने आपके लिए ले लिया यहां पर। नाउ विच कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन मैप्स डेवलपमेंट इनटू फिजिकल, लाइफ एनर्जी, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डोमेन्स। तो एनसीएफ की शुरुआत में जो है पंचकोश की बात की गई है, और पंचकोश में इन सब की बात की गई है, फिजिकल, लाइफ एनर्जी, कई कोश की बात की गई है। हमने इसको आगे लिया भी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, तो एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। तो ये जो है कोश हैं, जैसे अनामय कोश। अनामय कोश क्या है, फिजिकल, शारीरिक विकास की बात करता है वो पंचकोश में, कि न्यूट्रिशन, हाइजीन, फिजिकल फिटनेस। फिर उसके बाद जो है अनामय कोश के बाद है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या है, प्राणमय कोश जो है वो लाइफ एनर्जी की बात करता है, मतलब प्राणिक विकास की बात करता है, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। उसके बाद है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश जो है वो क्या है, नाम से पता चल रहा है, इट टॉक्स अबाउट इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मानसिक विकास की बात करता है कि नर्चरिंग कंसंट्रेशन, वर्च्यूज एंड हैंडलिंग ऑफ इमोशंस। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश जो है वो बात करता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, बौद्धिक विकास की, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। और उसके बाद लास्ट में आता है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश जो है वो बात करता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, इनर सेल्फ की, मतलब चारित्रिक विकास की बात करता है, एस्थेटिक सेंस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात करता है। तो ये जो है कौन सा कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये पंच कोश की बात की गई है एनसीएफ में, दैट कम्स फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट पंचकोश का। द पंचकोश कॉन्सेप्ट मैप्स डेवलपमेंट इनटू शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एंड चैतसिक, स्पिरिचुअल। नाउ व्हाट इज द पंचादी, पंचादी कॉन्सेप्ट भी लिया गया एक पेडागोजी के उसमें कॉन्टेक्स्ट में। तो पंचादी कॉन्सेप्ट जो है एक 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस है। 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस मतलब क्या है, इसमें इसमें बात किया गया अदिति। अदिति मतलब इंट्रोडक्शन, जो हम बीएड में पढ़ते हैं, जैसे पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नया ज्ञान देना, तो वो इंट्रोडक्शन है। न्यू टॉपिक्स शुड बी कनेक्टेड टू प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान से बच्चे को हमें शुरू करके नए टॉपिक्स की तरफ मोड़ना है। उसके बाद अदिति के बाद आता है बोध। बोध मतलब, बोध है उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। फैसिलिटेटिंग एक्टिव लर्निंग उसको देना है हमें। उसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास मतलब अब उसे प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो उसने समझा है उसको रिपीटिशन से, गेम्स से या और अलग अलग एक्सरसाइजेस से उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, किसको, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कि जो मैंने सीखा है वो सही है। उसके बाद उसका प्रयोग करना है, कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसका प्रसार करना है, एक्सपेंशन करना है, मतलब प्रयोग में तो हमने क्या किया था, यूजिंग द लर्नड थिंग्स या नॉलेज इन न्यू कॉन्सेप्ट्स। प्रसार में क्या है, शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग द एक्वायर्ड नॉलेज। तो शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग द एक्वायर्ड नॉलेज वो किस में करना है,
प्रयास में। तो जब वो शेयर करेगा, स्प्रेड करेगा नॉलेज को, तो उसका और जो है कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसे क्या कहा गया, पंचादी कहा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेडागोजी। इट इज अ 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस एज पर एनसीएफ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट उसकी 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कहता है, तो ये जो पंचादी है ये पंचपदी के नाम से भी आया है। ईएमआरएस का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है पंचपदी के नाम से। तो ये 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस है, देख सकते हैं। अभी जो आपका 2025 में जो जस्ट अभी लेटेस्ट ईएमआरएस का लोग पेपर देकर के आएंगे वो जानते होंगे। तो ये पूछा गया एग्जाम में, आया हुआ है ईएमआरएस में, पीजीटी के पेपर में। इन द फाउंडेशनल स्टेज हाउ इज प्ले डिफाइंड? फाउंडेशनल स्टेज में हमने प्ले को कैसे डिफाइन किया है? तो एनी एक्टिविटी दैट इज फन एंड इंगेजिंग इज डिफाइंड एज प्ले। उसको क्या कहा गया है? हमने प्ले कहा है उसको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, करिकुलर गोल्स। तो इसमें जो है क्या है कि जो एनसीएफ है उसमें बात की गई करिकुलर एरियाज, करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज, इनकी बार बार बात की गई है। एनेक्शर्स में भी अलग से लिखे हुए हैं। और हमारा जो पूरा सिस्टम है आप देखेंगे तो एनसीएफ में तो ये बात की गई है, सीबीएसई की बात करें या एग्जामिनेशन की बात करें, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम, कह रहे हैं कि भाई रोट लर्निंग से हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ मूव करना है। तो ये जो करिकुलर एरियाज हैं वो ब्रॉडली 8 हैं और करिकुलर गोल्स जो हैं वो 12, कहीं कहीं बात की गई है, कहीं कहीं 13 गोल्स हैं करिकुलर गोल्स। और इसमें हर एक में लगभग 4 या के आसपास कॉम्पिटेंसीज हैं। तो करिकुलर गोल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 13 है, जो कि किससे रिलेटेड है? फिजिकल, सोशो इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और एस्थेटिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से जो करिकुलर गोल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। तो करिकुलर गोल 1 जो है फंडामेंटल स्टेज में, वो किस पर फोकस करता है? तो करिकुलर गोल 1 जो है फाउंडेशनल स्टेज में, दैट फोकसेस ऑन हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो टोटल ये 3 है, मतलब करिकुलर गोल 1 से लेके 3 तक फाउंडेशनल स्टेज में जो फोकस करते हैं सेफ्टी, हेल्थ, सेंसरी परसेप्शन और फिटनेस पे। तो ये अलग अलग करिकुलर गोल के हिसाब से वो डिवाइडेड है, कॉम्पिटेंसीज भी। तो इनकी बात हम लोग अलग से करेंगे वीडियो में, बिकॉज इट्स सेपरेटली अ ब्रॉड सब्जेक्ट फॉर स्टडी। तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो करिकुलर गोल 1 जो है फाउंडेशनल स्टेज में, दैट टॉक्स अबाउट हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इज एड्रेस थ्रू आनंदमय कोश? तो आनंदमय कोश से कौन सा डोमेन जो है डेवलपमेंट का वो एड्रेस किया जाता है? तो वो किया जाता है भाई एस्थेटिक एंड कल्चरल। एस्थेटिक एंड कल्चरल डोमेन इज एड्रेस थ्रू आनंदमय कोश। नेक्स्ट उस पे आए, अ प्रिंसिपल इज ओवरसीइंग द ट्रांजिशन टू द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ग्रेड 1 टीचर्स के साथ उसकी मीटिंग होती है और एक टीचर कहते हैं कि भाई फॉर्मल टेस्टिंग होनी चाहिए इमीडिएटली, तभी एकेडमिक डिसिप्लिन इंश्योर होगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्लास 1 के बच्चों की बात हो रही है। तो एनईपी के हिसाब से, एनईपी का जो पेडागोजिकल विजन है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, उसके हिसाब से क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस प्रिंसिपल साहब को देना चाहिए उस टीचर को? क्या उसकी बात मान लेनी चाहिए? क्या सपोर्ट करना चाहिए टीचर को? बिल्कुल नहीं। क्या डायरेक्ट करना चाहिए टीचर को केवल विद्या प्रवेश इस्तेमाल करे 3 साल के लिए और कुछ काम नहीं करना है? या ये बताना चाहिए कि भाई ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में हमें क्वालिटेटिव और ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए। द असेसमेंट इज मेंट टू बी क्वालिटेटिव, क्योंकि हमें देखना है बच्चे का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, उसका कैप जो है कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन डेवलप करना है उसको। तो वो जो है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उसको किसी भी फॉर्मल टेस्टिंग की तरफ नहीं मोड़ेंगे। उसका जो ऑब्जर्वेशन, जो असेसमेंट होगा वो क्वालिटेटिव होगा, सबसे पहली बात, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा और नॉन थ्रेटनिंग होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ व्हाट डज द टर्म सेवा? सेवा से क्या मतलब है करिकुलर गोल्स में? करिकुलर गोल्स में जो सेवा की बात की गई है, तो व्हाट इज सेवा? तो सेवा जो है वो है प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विस। जो प्रोडक्टिव वर्क और सर्विस जो है बच्चों को सिखाना है या करना है,
जिससे कि वो समाज के लिए भी आगे चल करके ये काम कर सकें। तो दैट इज मेंट बाय सेवा, प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ ग्रेड्स 11 एंड 12 स्टूडेंट मस्ट चूज हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस चूज करने की बात की गई है। तो भाई देखो 9-10 में 3 लैंग्वेज की बात की गई है, और 3 लैंग्वेज में से कम 2 जो है वो नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए, और 11-12 में 2 लैंग्वेजेस की बात की गई है, और 2 लैंग्वेजेस में कम से कम एक जो है वो नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर चूज जो लैंग्वेजेस हैं 11 और 12 में, वो बच्चे को कितनी लैंग्वेज चूज करनी है, तो बच्चे को 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स 11 एंड 12 मस्ट चूज 2 लैंग्वेजेस एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी नेटिव टू इंडिया। अब जो 10 बैगलेस डेज की बात की गई है मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के लिए, तो वो किन, अच्छा मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन ही यही है कि 10 बैगलेस डेज की जो बात की गई है वो स्टूडेंट्स के लिए किस स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए की गई है, और स्पेसिफिकली उनको मैंडेटरी कहा गया है इन एनईपी। तो ये मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है 10 बैगलेस डेज अराउंड द ईयर। तो वो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो वोकेशनल क्राफ्ट या फील्ड ट्रिप्स के लिए मैंडेटरी होंगे, जिसमें बच्चा वोकेशनल स्किल सीखेगा। नाउ विच सब्जेक्ट इज मैंडेटरी इन ग्रेड 10 टू डेवलप इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी। तो एक करिकुलर एरिया है इंटरडिसिप्लिनरी, उसमें 10th में जो है एक इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी के लिए एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, जो संभवतः अगले साल जो बुक्स आएंगी उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो नेक्स्ट जो है 10th में अगले साल से एनवायरमेंटल एजुकेशन इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ में इसके बारे में बात की गई है कि एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए बच्चों में एक ये इंटरडिसिप्लिनरी जो है एक एरिया, जो करिकुलर एरिया है आइडेंटिफाइड 8 में से, उसके अंतर्गत ये बात की गई। 9th में जो है एक आएगा एडिशनल बुक आएगी जो इसी साल आ जानी चाहिए, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी के नाम से, और एक आएगा इसमें 10th में आएगा एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन के नाम से। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए आएगा वो। नाउ द सेकेंडरी स्टेज इज डिजाइन टू मूव लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू। तो कॉन्क्रीट से किसकी तरफ जाना है हमें सेकेंडरी स्टेज में, तो हमें जाना है एब्स्ट्रैक्शन एंड थ्योरी की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सेकेंडरी स्टेज में हमने बात की थी, अभी जो हमने पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाना है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सीखने हैं बच्चे को। तो दैट इज द पर्पस ऑफ सेकेंडरी स्टेज। करिकुलर गोल्स जो है दे विल मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्शन एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये पूरी लिस्ट दी हुई है करिकुलर गोल्स की और कॉम्पिटेंसीज की स्टेज वाइज एनसीएफ में। तो इस पे हम लोग देखेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे एक, अगर जरूरत पड़ेगी तो, अभी तो नहीं लेकिन बाद में बनाएंगे। हाउ मेनी करिकुलर एरियाज आर डिफाइंड इन द एनसीएफ स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन है करिकुलर एरियाज में कितने डिफाइंड है, तो उसमें 8 करिकुलर एरियाज जो है वो डिफाइंड है। 8 करिकुलर एरियाज आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स, जैसे हमारा साइंस है, मैथमेटिक्स है, इट इज़ लाइक दैट। हाँ लिखा भी है देखो हमने आंसर में कि 8 करिकुलर एरियाज हैं। कौन कौन से, एक तो लैंग्वेजेस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। तो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में जैसे क्लास 10th में बुक आएगी इन्वायरमेंटल स्टडीज के नाम से, और ऐसे ही 9th में आएगी इंडिविजुअल इन सोसाइटी के नाम से, तो दे विल बी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। इसी तरीके से व्हाट इज द रिकमेंडेड वेटेज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड असेसमेंट इन वोकेशनल एजुकेशन। तो ये जो सब्जेक्ट्स आए हैं जैसे वोकेशनल एजुकेशन है या म्यूजिक है, जो आर्ट एजुकेशन है, तो इसमें क्या बात की गई है कि भाई पूरा 100% रिटर्न नहीं है, इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड जो है बच्चे का प्रोजेक्ट बनवाना है या उसकी जो स्किल्स हैं, तो वो 75% वेटेज दिया गया असेसमेंट में, उसको 25% केवल रिटर्न के लिए रखा गया है। तो वोकेशनल एजुकेशन में ये वेटेज है एज पर एनसीएफ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Now, which class introduces the subject individuals in society? जो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलर एरिया है जो 8वां, जिसकी अभी हमने बात की थी, तो उसमें मॉरल रीजनिंग के लिए, मॉरल रीजनिंग डेवलप करने के लिए कोहलबर्ग की थ्योरी में जो बात होती है मॉरल रीजनिंग की, कुछ ऐसा करेंगे। अभी बुक आने पे पता चलेगा। इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी ये बुक आएगी, कौन से क्लास में आएगी, क्लास 9th में आएगी, एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ आनी चाहिए ये। उसके बाद जो है टू डेवलप एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग, तो एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग इन्होंने 9 में ले लिया, और 10th में ले लिया एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए वो 10th में ले लिया है। दैट इज द इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलर एरिया। ना स्टाफ मीटिंग में एक सेकेंडरी स्टेज के टीचर साहब कहते हैं कि भैया 2 जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं ये ठीक नहीं है,
क्योंकि इससे एकेडमिक रिगर जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, बच्चा कोई एग्जाम सीरियसली लेगा ही नहीं। होता है ना कि जब वहाँ पर दूसरी चॉइस होती है तो हम सोचते हैं कि भाई दूसरा नहीं लेंगे। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे एज ए प्रिंसिपल टू द टीचर कि भाई 2 बोर्ड एग्जाम जो है वो क्यों ज़रूरी है, या क्यों पॉलिसी कहती है बोर्ड एग्जाम को 2 बोर्ड एग्जाम कराने के लिए? क्योंकि भाई पॉलिसी का मकसद है कि जो हाई स्टेक दे रखा है हमने एस्पेक्ट कि भाई बड़ा प्रेशर एक बनाना है, और प्रेशर के साथ साथ जो एक कोचिंग कल्चर प्रिवेल हो रहा है सोसाइटी में, तो वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से कोचिंग कल्चर फल फूल रहा है, इसको जो है हमने क्या किया है, 2 एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ ये 2 एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एनसीएफ में ये भी रिकमेंड किया गया, कहा गया कि अगले 10 सालों में ये कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, एग्जाम्स को ऐसा मॉड्यूलर बना लेना चाहिए कि पढ़ाएं और पढ़ाने के तुरंत बाद एग्जाम्स ले लें, जिससे कि कोचिंग कल्चर जो है वो डिमिनिश हो, या कोचिंग कल्चर जो है वो कम हो कंट्री में। तो ये बात की गई है एनसीएफ में और एनईपी में कि एनईपी 2020 इंट्रोड्यूसेस द ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 occasions to eliminate the high stakes nature of these exams and reduce the harmful coaching culture. अब आपका जो स्कूल है वो एक स्कूल कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन कर रहा है, एनईपी में बात की गई है स्कूल कॉम्प्लेक्स की, एज ए पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इनिशिएटिव के तौर पे, और हेड ऑफ द लीड स्कूल होने की वजह से आप इनमें से आपका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं होगा ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अंडर एनईपी 2020? तो इसमें जो है हमारा एक तो ये है सेंट्रलाइजिंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स अंडर अ सिंगल प्रिंसिपल। ये नहीं होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ लैब्स करेंगे, लाइब्रेरी की शेयरिंग करेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की शेयरिंग करेंगे अमंग मेंबर स्कूल्स। फिर बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी टू ओवरकम द आइसोलेशन ऑफ टीचर्स इन स्मॉल स्कूल्स, ये भी करेंगे। जॉइंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड होस्टिंग ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन, ये भी करेंगे। लेकिन सेंट्रलाइजेशन नहीं है। वो जो कॉम्प्लेक्स स्कूल्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो इसीलिए लिया गया कि कुछ छोटे स्कूल हैं, कुछ बड़े स्कूल हैं, तो बड़े स्कूल्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनकी वजह से छोटे स्कूल बेनिफिटेड हो, एक तरीके की रिसोर्स शेयरिंग हो। रिसोर्स शेयरिंग की वजह से जो सोसाइटी एट लार्ज है, या सारे बच्चे जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटे बड़े स्कूलों में सब एक दूसरे से क्या हो, बेनिफिट हो। कभी यहाँ के टीचर वहाँ जाके पढ़ाएं, है ना, तो इस तरीके से, और उनका डेवलपमेंट हो, कंबाइंड एग्जीबिशंस हो, साइंस एग्जीबिशंस हो, तो बच्चे भी एक दूसरे से सीखें। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है, ना कि ये कि सेंट्रलाइज कर लिया हमने सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर को अंडर अ सिंगल प्रिंसिपल। दिस इज नॉट एट ऑल द मीनिंग ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ यही है लिखा हुआ यहाँ पे, द एम ऑफ अ स्कूल कॉम्प्लेक्स इज रिसोर्स एफिशिएंसी, community building and improved governance, not the centralization of all power, as it encourages devolving decisions to stakeholders within the group. अब एक पेरेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई स्कूल जो है उनके बच्चे को एक रीजनल लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स कर रहा है, जबकि वो उसके स्टेट की लैंग्वेज है ही नहीं है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें रेगुलेटरी स्टांस फॉर द प्रिंसिपल, हाउ शुड द प्रिंसिपल एक्ट? तो इसमें जो है भाई प्रिंसिपल जो पॉलिसी कहती है वो ये कहती है कि भाई स्टूडेंट के बाद फ्लेक्सिबिलिटी है इन देयर चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस, प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 आर नेटिव टू इंडिया। मतलब जो बात की गई है अप टू क्लास 10 या 9th-10th में जो बात की गई है कि भाई 3 लैंग्वेजेस बच्चे को सीखनी है, तो 3 लैंग्वेज में वो कोई भी 2 लैंग्वेज अपने इंडियन लैंग्वेजेस ले सकता है विच आर नेटिव टू इंडिया, और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकता है। तो स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस इन द 3 लैंग्वेज formula as per NEP 2020. So the correct option is option D. Now the school's governing body wants to shift all focus to summative assessments to improve board results. मतलब वो कहते हैं कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट बेकार है, हम केवल समेटिव असेसमेंट करेंगे। तो प्रिंसिपल होते हुए आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो शिफ्ट है असेसमेंट कल्चर में, विच हैज बीन एनविजन्ड बाय NEP 2020, तो क्या है इसमें, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल? कि भाई क्या ऐसा करना चाहिए कि समेटिव बिल्कुल सारे समेटिव ही समेटिव करने चाहिए हमें, और फॉर्मेटिव बंद कर देना चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो बात की गई है कि भाई रोट लर्निंग तो हमें बंद करनी है, नो डाउट। मतलब रोट बेस्ड जो टेस्टिंग है या रोट लर्निंग है वो डिस्करेज करनी है, और उससे बढ़ना है रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। हमें बात की गई है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो 3 तरह के असेसमेंट्स की बात की गई है इसमें।
तो यहां पर जो है हमारा क्या मकसद है, मूविंग फ्रॉम रूट बेस्ड टेस्टिंग टू रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Then NEP 2020 aims to transform assessment from a summative rote learning model to one that is regular, formative and competency based to promote higher order skills. तो NEP ही कह रही है, तो NEP के हिसाब से हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए, समेटिव रोट लर्निंग मॉडल से. क्यों? समेटिव होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, याद करके लिख देगा, जबकि हम रेगुलर, फॉर्मेटिव और कॉम्पिटेंसी बेस की तरफ जाएंगे तो बच्चे के हायर ऑर्डर स्किल्स क्या होंगे, डेवलप होंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात जो हो रही है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है, वो फुलफिल हो पाएगी. अब मल्टीलिंगुअलिज्म की जो बात हो रही है एनईपी में, कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर एवर पॉसिबल until at least grade 5 but preferably grade 8 and beyond कितना होना चाहिए. तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, होम लैंग्वेज, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, ये होना चाहिए. क्योंकि पॉलिसी कहती है कि भैया बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर होम लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को सीखते हैं. ठीक है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वही होना चाहिए उनकी होम लैंग्वेज, कम से कम थ्रू ग्रेड 5. कम से कम कौन से ग्रेड तक, 5 तक तो होने ही चाहिए, लेकिन प्रेफरेबली अगर 8 के बाद भी हो जाए, 8th और 8th के बाद भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन एटलीस्ट कहा गया, मतलब 5 तक तो क्या कहा गया कि मेंटेन ही करना है, किसमें, होम लैंग्वेज में. नाउ टू रीस्टोर द इंटेग्रिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, NEP 2020 mandates that by 2030 the minimum degree qualification for teaching will be. इंटीग्रिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को रिस्टोर करने के लिए NEP 2020 क्या कहता है कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो क्या होना चाहिए. तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात की गई है कि बाय 2030 जो है टीचिंग के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी देयर, द मिनिमम क्वालिफिकेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. अब एक प्रिंसिपल जो है वो कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट ऑफरिंग फॉर ग्रेड 11 एनसीएफ एसई के हिसाब से, स्कूल एजुकेशन के हिसाब से, एक स्टूडेंट फिजिक्स लेना चाहता है, ठीक है भाई, मैथमेटिक्स लेना चाहता है, ठीक है भाई, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लेना चाहता है, ओके, बिजनेस स्टडीज लेना चाहता है, ये भी ठीक है. तो जो ग्रुप रूल हैं, जो उन्होंने 4 ग्रुप बनाए हैं सेकेंडरी स्टेज के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो उसमें क्या किया इन्होंने, ग्रुप 1 में तो 2 लैंग्वेजेस को रखा है. ग्रुप 1 में हमारी आ गई 2 लैंग्वेजेस. ग्रुप 2 में हमारा रखा है आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को. ग्रुप 3 में रखा है सोशल साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को या इंटरडिसिप्लिनरी एरिया को. और ग्रुप 4 में रखा है साइंस और मैथ को. तो इसमें से बच्चे को सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट्स का, जो उसके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं. तो उसने फिजिक्स ले लिया, मतलब ग्रुप 4 से एक सब्जेक्ट ले लिया, मैथ ले लिया, मतलब ग्रुप 4 से 2 सब्जेक्ट ले लिए, इंडियन म्यूजिक ले लिया, मतलब ग्रुप 2 से एक सब्जेक्ट ले लिया, बिजनेस स्टडीज ले लिया, मतलब ग्रुप 3 से एक सब्जेक्ट ले लिया. अब बचा क्या, ग्रुप 1 बचा. 2 लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी है. तो यहाँ पर उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन उसे जो है क्या है, 2 लैंग्वेज चूज करनी है, जिनमें से एक जो है कम से कम जो है वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए या नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अब NEP 2020 proposes a light but tight regulatory framework. तो स्कूल प्रिंसिपल्स गवर्नेंस के हिसाब से आप इस टाइट एस्पेक्ट का क्या मतलब है और कैसे इसको इन्फोर्स करेंगे प्राइमरली. तो लाइट बट टाइट का मतलब है भाई कि थ्रू इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, ये हो गया क्या, उसको हमें अवेलेबल कराना है वाया ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर. तो टाइट हो गया भाई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया एक तरीके से. ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें इनोवेशन करने के लिए करना है, उसको फ्री छोड़ना है. तो थ्रू इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी वाया ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर. तो लाइट बट टाइट का मतलब है इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ऑडिट, वाइल साइमल्टेनियसली इंकरेजिंग इनोवेशन थ्रू ऑटोनॉमी भी देनी है एंड एम्पावरमेंट भी देना है. तो ऑटोनॉमी और एम्पावरमेंट और इनोवेशन
इनकरेज करना ये हो गया लाइट, और टाइट क्या है कि इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ऑडिट। तो ये क्या है, लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क को डिफाइन किया गया है एनईपी में। नाउ अ प्रिंसिपल इज ओवरसीइंग द ट्रांजिशन ऑफ द स्कूल इनटू अ स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नेंस शिफ्ट फॉर मेंबर स्कूल्स। तो इसमें से कौन सा जो है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है गवर्नेंस का। तो क्या होगा कि जो उसमें डीएससी है, जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन कमिटी जो है, जो ऑफिसर हैं, वो क्या करेंगे, डिवॉल्व्स अथॉरिटी टू द कॉम्प्लेक्स एज अ सेमी ऑटोनोमस यूनिट फॉर रिसोर्स शेयरिंग एंड ज्वाइंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो है इस तरीके से गवर्नेंस वहां पर होगी। क्या करा जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स को सेमी ऑटोनोमस यूनिट करार दे दिया जाएगा, जिससे कि वो आपस में रिसोर्स शेयरिंग करें और एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करें, ज्वाइंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। तो इट एक्ट्स एज अ सेमी ऑटोनोमस यूनिट फैसिलिटेटिंग द शेयरिंग ऑफ लैब्स, टीचर्स एंड काउंसलर्स वाइल ओवरकमिंग द आइसोलेशन ऑफ स्मॉल स्कूल्स। तो ये मकसद है कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश करने का। नाउ अ स्कूल इज लोकेटेड इन अ स्पेशल एजुकेशन जोन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट डिफाइंस सच अ जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने पढ़े होंगे, अभी एनईपी में बात की गई स्पेशल एजुकेशन जोन की। तो स्पेशल एजुकेशन वो जोन वो रीजन है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Special education zone are regions with large populations from educationally disadvantaged where additional concerted efforts and schemes are implemented. अब एक प्रिंसिपल ने क्या किया, एक ग्रेड 1 टीचर को देखा कि वो अपनी इंटायर 3 आवर लिटरेसी ब्लॉक को वर्णमाला, कोरल रेपिटेशन एंड हैंड राइटिंग ड्रिल्स में डेडिकेट कर रहा है। मतलब 3 घंटे उसने क्या किया भाई, वर्णमाला बोलो, बार बार बोलो, कोरल मतलब ग्रुप में बच्चों को बुलवा रहा है और कह रहा है उसके बाद लिखो, बोलो और लिखो। 3 घंटे का पूरा पीरियड उसी में, 3 घंटे का पूरा टाइम ब्लॉक जो है उसी में दे दिया, लिटरेसी ब्लॉक। तो जो 4 ब्लॉक अप्रोच की बात की गई है एनसीएफ में फॉर लिटरेसी कंस्ट्रक्शन, तो कौन सा यहां पर क्रिटिकल पेडागोजिकल ओमिशन हो रहा है। तो जो 4 ब्लॉक अप्रोच है, पहले ये समझ लेते हैं कि भी कहते हैं ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ फिर वर्ड रिकॉग्निशन, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो यहां पर केवल क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे वर्णमाला बोलनी है और लिखनी है। यहां पर और जो चीजें हैं बीच की, रीडिंग, वर्ड रिकॉग्निशन, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी चीजें क्या है, मिसिंग है। तो ये अप्रोच जो है क्या कर रही है, नेसेसरी इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मीनिंगफुल रीडिंग राइटिंग एक्सपीरियंसेस। तो मीनिंगफुल नहीं हो रहे ना, मीनिंगफुल क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो उसी को बार बार हैंड राइटिंग ड्रिल करा रहे हैं, हैंड राइटिंग ड्रिल हो रही है वहां पर। मीनिंगफुल मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे को, वर्ड रिकॉग्निशन के बाद रीडिंग राइटिंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए उसके। तो ये एनसीएफ में क्या है, बैलेंस 4 ब्लॉक अप्रोच या मॉडल की बात की गई है जो हमने बात की। अब जो रिपीटिशन है अल्फाबेट का, वो केवल क्या है, एक नैरो सबसेट है किसका, वर्ड रिकॉग्निशन का। और मीनिंग मेकिंग की बात ही नहीं हो रही है उसमें कि भाई वर्ड्स का जो मिला करके वर्ड्स से कौन कौन से शब्द या सेंटेंस या उनके जो मीनिंग है उसकी बात ही नहीं हो रही है वहां पे। अर्ली ईयर्स जो होते हैं उसमें लैंग्वेज और लिटरेसी की जो टीचिंग होती है, उसका मकसद यह है कि बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी जाएं जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें एज रीडर एंड राइटर, कि वो अपने आप को रीडिंग के लिए राइटर के तौर पे एक्सप्लोर कर सकें, नई नई चीजें पढ़ें, स्टोरी बुक्स पढ़ें, अखबार में कुछ ऐसा आर्टिकल है, पोयम है कहीं पर जो बच्चों के पढ़ने लायक है, वो पढ़ें और लिखें। along with providing a balance of learning lower order skills जैसे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बच्चों की, डिकोडिंग, राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स करेक्टली, और हायर ऑर्डर स्किल्स भी डेवलप हो साथ में। कैसे उनका बैलेंस, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंगेजिंग विद बुक्स, ड्राइंग एंड ओरिजिनल राइटिंग। ओरिजिनल राइटिंग मतलब बच्चे कुछ अपना लिखें, कुछ क्रिएट करके लिखें, विच आर मीनिंग फोकस्ड, जो कुछ सार्थक चीजें हों वो करें। तो ये 4 ब्लॉक मॉडल ये एनसीएफ में दिया गया है, ये उसका मकसद है। तो लिटरेसी की टीचिंग में या लैंग्वेज की टीचिंग में इसका बहुत ध्यान रखना है
और तभी हम अपने जो टारगेट्स हैं लिटरेसी के, FLN के, उनको अचीव कर पाएंगे और हमारे बच्चे अच्छे बन पाएंगे। Now, during a school management committee meeting, a parent argues that the 4-year-old in Balvatika is just playing and not learning. मतलब बच्चे कह रहे हैं कि भाई, पेरेंट कह रहे हैं कि बच्चा तो खेलता रहता है, सब पढ़ता तो है नहीं, याद तो करता नहीं, कोई सीख तो नहीं रहा वो। तो एज ए प्रिंसिपल आप कैसे जस्टिफाई करेंगे प्ले बेस्ड कंटिन्यूम को यूजिंग एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज टर्मिनोलॉजी? क्योंकि एनसीएफ तो कहता है भाई फाउंडेशनल स्टेज में तो प्ले 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 एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, कोई फॉर्मल टेक्स्ट बुक की बात ही नहीं है वहां पर। तो भाई क्यों नहीं है? तो पॉलिसी कहती है, और यह है भी, कि प्ले जो है वो एक प्राइमरी रेसिप्रोकल प्रोसेस है, जहां पर चॉइस है बच्चे के सामने, जहां पे वंडर है, जहां पे जॉय है, और ये तीनों मिल करके क्या है, जो करिकुलर गोल्स हैं हमारे फाउंडेशनल स्टेज के, उनको पूरा कर रहे हैं। सो दैट इज वाई द प्ले बेस्ड कंटिन्यूम या प्ले बेस्ड करिकुलम इज देयर इन प्लेस। बच्चे के कॉग्निटिव इफेक्ट, कॉग्निटिव डोमेन, उसका बच्चे का इफेक्टिव डोमेन, बच्चे का साइकोमोटर डोमेन, तीनों डेवलप हो रहे हैं। साइकोमोटर कैसे? बच्चा खेल रहा है, किसी चीज को पकड़ रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो साइकोमोटर डोमेन, उसकी फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। बच्चे का इफेक्टिव डोमेन, क्योंकि बच्चा टीम में खेल रहा है, उसके दोस्त बन रहे हैं, किसी की मदद कर रहा है, वहां पर शेयरिंग कर रहा है, तो उसका इफेक्टिव डोमेन डेवलप हो रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कैसे जीतूं, कैसे दौड़ूं, इसके आगे भागूंगा, ऐसे भागूंगा तो जीतूंगा, ऐसे खेलूंगा तो जीतूंगा, इस रूल को ब्रेक नहीं करना है, इस रूल को फॉलो करना है, तो उसका कॉग्निटिव डोमेन भी डेवलप हो रहा है। तो बच्चे का ये जो कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन डेवलप हो रहा है, और वो किससे डेवलप हो रहा है? प्ले से डेवलप हो रहा है। इसीलिए जो है हम प्ले बेस्ड कंटिन्यूम को जस्टिफाई करते हैं और सपोर्ट करते हैं इन लाइट ऑफ द पॉलिसी ऑल्सो एंड इन लाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो एनसीएफ कहता है भी, प्ले एज अ चाइल्ड्स वर्क। प्ले जो है वो क्या है? एक चाइल्ड का वर्क है वो, क्योंकि वो बहुत ध्यान से करता है। आप देखिए छोटे बच्चे को खेलते हुए। इट इज अ टू वे रेसिप्रोकल प्रोसेस वेयर लर्निंग अकर्स थ्रू चॉइस, वंडर एंड जॉय, कैटरिंग टू ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड करिकुलर गोल्स। डोमेन्स जो हमने बात की, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल, इमोशनल, जो भी है, ऑल ऑफ देम। वैसे तीन ही है प्राइमरली, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। अ टीचर प्लान्स अ सीक्वेंस फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट। पहले वो करते हैं स्टूडेंट को एक्सप्लोर, कहते हैं कि एक्सप्लोर करो मटेरियल्स को, तो मटेरियल्स को एक्सप्लोर करो, तो ये अदिति मतलब इंट्रोडक्शन। फिर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को गाइड करते हैं, मतलब बोध, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि भाई इसके बारे में अपने दोस्तों को स्टोरी सुनाओ। तो जो पंचादी प्रोसेस है या पंचपदी है, उसके कौन से स्टेप को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीयर शेयरिंग से। तो देखो बच्चा क्या कर रहा है, जो उसने सीखा उससे स्टोरीज रिलेट करके बता रहा है। वो किसको? अपने दोस्तों को बता रहा है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है? प्रसार कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, स्प्रेड कर रहा है, शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज। सो दैट कम्स अंडर प्रसार। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि भाई स्कूल का जो फिजिकल डेवलपमेंट है के जो गोल्स हैं, दे आर रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन। जो पंचकोश की कौन सी जो लेयर है, सतह है, करस्पॉन्ड्स स्पेसिफिकली टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो भाई देखो इसमें कौन सी जो लेयर है, इसमें जो प्राणमय कोश है, प्राणमय प्राणायाम से याद रखेंगे, तो जो प्राणमय कोश है वो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी डेवलपमेंट से, सिस्टम से रिलेटेड है। तो प्राणमय कोश इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी इन पंचकोश। उसका ग्रेड 1 का जो टीचर है वो कहते हैं कि भाई स्टैंडर्डाइज रिटन टेस्ट लेना है हमें। क्यों लेना है? कि बच्चे जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करेंगे भाई, एज ए प्रिंसिपल आप अलाउ कर देंगे? तो भाई देखो, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है या जो एनसीएफ है, दोनों में ही कहा गया कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बच्चे को ग्रेड 3 या 8 साल की उम्र जो भी पहले हो तभी जांचना है, उससे पहले जांचना, उससे पहले उसका कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लेना है। तो इट विल बी डन इन ग्रेड 3 और एट 8 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर सेटिंग अप लर्निंग कॉर्नर्स इन अ प्री स्कूल विंग। प्री स्कूल विंग में एनसीएफ में बात की गई है, फाउंडेशनल स्टेज में आप लर्निंग कॉर्नर्स बनाइए। अब टीचर कहता है कि भाई बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा अगर वो मैथ के कॉर्नर से प्ले के कॉर्नर की तरफ जाएगा। तो आप कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एनसीएफ एफएस का यूज करके टीचर को कन्विंस कैसे करेंगे? तो भाई देखो, लर्निंग कॉर्नर्स का मतलब है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग
की तरफ जाए, मतलब जो उसने सीखा है। लर्निंग कॉर्नर का मतलब ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है, बच्चे को ब्लैंक स्पेस भी देनी है क्लास में, तो वहाँ पर वो जो सीखा है उसे बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा, तो वो उसकी क्या है, इंडिपेंडेंट लर्निंग है। और टीचर गाइडेड इंटरेक्शन, टीचर वहाँ पे जाएगा, टीचर ने कहा कि अच्छा बच्चे ने ऐसे ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, तो टीचर के गाइडेड इंटरेक्शंस होंगे उसके साथ, बच्चे के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी होगी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि मतलब ऐसा नहीं कि टीचर को पढ़ाना है मैथ तो बच्चे को मैथ ही पढ़ना है, बच्चे का हिंदी पढ़ने का मन है, इंग्लिश पढ़ने का मन है, तो वो लर्निंग कॉर्नर्स में जाके उस पर्टिकुलर कॉर्नर में जा करके अपना कर सकता है, रीडिंग राइटिंग या वॉट जो भी एक्टिविटी है वो कर सकता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कॉर्नर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। तो लर्निंग कॉर्नर्स ऑर्गेनाइज स्पेस इन एन इनवाइटिंग वे, इनवाइटिंग वे मतलब देख करके लगे आओ भाई सीखो यहाँ पर, दैट प्रोवोक्स क्यूरियोसिटी and allows for a variety of activities including quiet play separated by from active play। मतलब quiet play मतलब बच्चा चुपचाप वहां पर खड़ा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है, स्क्रिबलिंग भी कर रहा है, या किसी चीज को उठा के इधर से उधर रख रहा है, तो दैट इज क्या, दैट इज अ क्वाइट प्ले, that is separated from active play, so that is the purpose of learning corners, so the correct option is option B। now in a structured play तीन तरीके के प्ले की बात की गई है एनसीएफ में, फ्री प्ले, गाइडेड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले। तो स्ट्रक्चर्ड प्ले जो है, जो बिल्कुल प्लानिंग के साथ, रूब्रिक्स के साथ जो कराया जाना है, तो स्ट्रक्चर्ड प्ले का एक सेशन है 6 साल के बच्चे का, और टीचर उसमें स्नेक और लैडर के गेम को इंट्रोड्यूस करता है। तो इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा होगा, कॉम्पिटेंसी होगी करिकुलर गोल 8 के अंतर्गत, जो यहाँ पर एड्रेस होगी अगर बोर्ड गेम्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे बच्चे के लिए। तो यहाँ पर बोर्ड गेम अगर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो बच्चे की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटिटीज, स्नेक और लैडर की बात हो रही है खासतौर से, तो नंबर सेंस और रूल्स को फॉलो करना कि जैसे कब हम क्वाइन को चलना शुरू करेंगे, 0 आने, 1 आने पे या 6 आने पे, स्नेक अगर पर आ जाएगा हमारा, तो स्नेक पर आने पर जो क्वाइन होगा वो नीचे आ जाएगा, टेल पर आ जाएगा, तो बच्चा रूल्स को फॉलो करना सीख रहा है। नंबर्स का सेंस आ रहा है, 1 से 100 की तरफ आ रहा है, 100 से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटिटीज, कि जैसे 6 आया डाइस में तो हमें 6 स्टेप्स बढ़ने को आगे मिल रहा है, 4 आया तो कम आगे बढ़ने को मिल रहा है। सो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस तरीके से बच्चे का वहां पर हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ना एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज में इमरजेंट लिटरेसी की बात की गई है, एक फेज है लिटरेसी का ये। तो पेरेंट बड़ा अपसेट है कि भाई उनका बच्चा तो केवल स्क्रिबलिंग करता है, इन्वेंटिव स्पेलिंग अपनी बना लेता है, स्पेलिंग नई नई, और परफेक्टली राइटिंग नहीं कर पा रहा है वो। तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, पेरेंट को कैसे कन्विंस करेंगे? तो भाई स्क्रिबलिंग और इन्वेंटिव स्पेलिंग स्पेलिंग जो है, ये क्रिटिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, मतलब बच्चा सीख रहा है, इमरजेंट अभी इमर्जिंग लिटरेसी के उसमें है वो, और धीरे धीरे, तो ही और शी इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और ये क्रिटिकल माइलस्टोन्स हैं अगर वो बच्चा इतना कर ले रहा है कि इन्वेंटिव स्पेलिंग बना रहा है या स्क्रिबलिंग कर रहा है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, अभी वो कन्वेंशनल लिटरेसी के फेज में नहीं पहुंचा है। तो इमर्जेंट लिटरेसी इंक्लूड्स स्किल्स चिल्ड्रन डेवलप बिफोर दे बिकम कन्वेंशनल रीडर्स और राइटर्स, और R1 में जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसमें जो राइटिंग स्किल्स हैं आर डेवलप्ड थ्रू ड्राइंग, इसलिए बच्चा क्या करता है, ड्राइंग बड़ा करता है कॉपी में, छोटे बच्चे जो होते हैं, लेबलिंग एंड इन्वेंटिव स्पेलिंग। तो ये बच्चे के ये डेवलपमेंटल फेजेस हैं जो होते ही हैं इन दिस इमर्जेंट लिटरेसी फेज, तो इसलिए उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आंसर ऑप्शन बी। ना व्हेन ऑब्जर्विंग अ नेचर वॉक, करिकुलर गोल 6 में बात की गई है इसकी, एक प्रिंसिपल ने देखा कि बच्चे जो है वो ये झगड़ा कर रहे हैं कि स्टोन जो है वो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, जो पत्थर है। टीचर सोचता है छोड़ो लड़ने दो क्या है, और वो वॉक खत्म करके क्लास में पहुंचना है। तो पेडागोजिकल अपॉर्चुनिटी थी वहां पर एक टीचर के सामने, और वो पेडागोजिकल अपॉर्चुनिटी उसने खो दी। क्या पेडागोजिकल अपॉर्चुनिटी थी? तो पेडागोजिकल अपॉर्चुनिटी ये थी कि बच्चों के साथ वो इंगेज होने की अपॉर्चुनिटी थी, उनकी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करने की जरूरत थी, और द वर्ल्ड अराउंड अस में जो इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग के, उनको वहां पर एक्सप्लेन करने की एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और भी किसी इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की बात हो सकती है कि भाई कौन से, क्योंकि बच्चों के मन में अक्सर ये आता है कि भाई हम लोग कहते हैं कि ट्रीज जो है वो लिविंग बीइंग है, और ट्रीज लिविंग बीइंग है क्योंकि वो और ये कहते हैं दूसरी तरफ कि लिविंग बीइंग वो होते हैं जो चल सकते हैं, जिनमें मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ट्री तो अपनी जगह से नहीं चल सकता। तो ऐसे बच्चे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल, तो वो उसकी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करना, क्वेश्चनिंग को इग्नाइट करना, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे थी जो मिस हो गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
Sustaining children's natural curiosity to explore the world through first-hand experiences is the foundation for learning. Teacher should use such moments to ask questions and extend the topic. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ये कुछ टर्म्स जो है एनसीएफ में यूज किए गए हैं बार बार, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्ले, फ्री प्ले, गाइडेड प्ले, आपको बात बताइए, सिबिटाइजिंग, सिनेप्टिक कनेक्शंस और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. और ये इनके इधर मीनिंग है जिनको आपको करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है. तो स्ट्रक्चर्ड प्ले क्या है? टीचर लेड प्ले इन विच चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एक्टिवली. मतलब टीचर गाइड करता है एक ऐसा प्ले और उसमें उसके रूब्रिक्स होते हैं, असेसमेंट भी चलता है साथ में, और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड प्ले है. सो ए का हो गया 4. नाउ सिबिटाइजिंग. सिबिटाइजिंग क्या है कि छोटे नंबर्स में छोटी चीजें अगर है, कम चीजें हैं, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे एबिलिटी आ जाती है कि वो उसको बिना गिने परसीव कर लेता है नंबर को, विदाउट काउंटिंग. इसे कहते हैं सिबिटाइजिंग. जैसे डाइस, जब लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, तो डाइस में गिनता नहीं है बच्चा डॉट्स, और बिना गिने डॉट्स को कहता है कि 6 आया या 5 आया या 4 आया या 3 आया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिबिटाइजिंग. सो बी का करेक्ट ऑप्शन हो गया 1. ना सिनेप्टिक कनेक्शन. सिनेप्टिक कनेक्शन क्या है? स्पेशल लिंक्स बिटवीन न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू इनेबल लर्निंग एंड मेमोरी. तो लर्निंग और मेमोरी के लिए मतलब वो कनेक्टेड होते हैं. स्पेशल लिंक्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में जो बनते हैं, उनको कहते हैं सिनेप्टिक कनेक्शंस. सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 हो गया. टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है? अ मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज और वोकेबलरी बाय यूजिंग फिजिकल मूवमेंट टू गो अलोंग विद और रिएक्ट टू वर्बल इनपुट. तो यहाँ पर ये जो आ गया 3. क्या कहा गया? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात की गई कि अगर कोई अननोन लैंग्वेज सिखानी है बच्चे को, तो अननोन लैंग्वेज में सिखाने में अगर हम फिजिकल मूवमेंट भी करेंगे वर्बल इनपुट के साथ में, जैसे बच्चों को जंप सिखाना है हमें, तो अगर हम उसी समय जंप वर्ड बोलें अननोन लैंग्वेज में, जो R2 लैंग्वेज है या L2 है, R2 में जब हम उसको जंपिंग सिखा रहे हैं, तो जंपिंग करके दिखाएंगे और जंपिंग उस अननोन लैंग्वेज में बोलेंगे, तो बच्चा उसे कनेक्ट कर पाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में. डांसिंग करके दिखाएंगे उसको डांस स्टेप्स, और डांसिंग वर्ड सिखाएंगे उस अननोन लैंग्वेज में या सेकंड लैंग्वेज में, तो बच्चा उसको सीखेगा. तो इसे कहा गया टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. कि लैंग्वेज पढ़ाने का एक मेथड है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसमें हम फिजिकल मूवमेंट भी देते हैं या वर्बल इनपुट के साथ में, सो दैट द चाइल्ड कैन लर्न द लैंग्वेज इजिली. तो ए का 4 है, बी का 1 है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहां पर हुआ ऑप्शन ए. A principal is finalizing the course catalog for grade 11. एक स्टूडेंट जो है वो प्लान करता है कि भाई मैथमेटिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, तमिल पढ़नी है, गार्डनिंग पढ़नी है. तो एनसीएफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जो ग्रुप रूल्स हैं फेज 2 के लिए सेकेंडरी स्टेज के, मतलब फेज 1 हो गया 9 और 10 सेकेंडरी स्टेज का, और फेज 2 हो गया 11 12. तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें क्वेश्चन में पहले भी लिया है. लैंग्वेज नहीं है बस ग्रुप 1 से. तो यहाँ पे द स्टूडेंट मस्ट चूज 2 लैंग्वेजेस from group 1 with at least one being native to India. So the correct option is option B. Now in the transition to the new structure, a school system aims to move grades 9 and 10 from the current breadth model to the choice and flexibility model used in grades 11 and 12. एक स्कूल चाहता है कि भाई जैसा 11 12 में कहते हैं बच्चों के पास फ्लेक्सिबिलिटी, हम वैसे ही 9 और 10 में कर देते हैं. तो एनसीएफ एसी ने भी ये बात की है, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन ने भी बात की है, एक टाइमलाइन दी है स्कूल्स को, सिस्टम्स को, कि कितने टाइम के अंदर जो है एक यूनिफाइड सेकेंडरी स्टेज हो जिसमें हम ऐसा कर सकें. मतलब जो बात अभी करी जा रही है कि हम 11 और 12 में कर रहे हैं या करेंगे, 11 और 12 में जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, वो बात 9 और 10 में भी कुछ समय के बाद करनी है. एनसीएफ ने इसके लिए एडवोकेसी की है. एनसीएफ ने कहा है कि कितने सालों में ये कर लेना है, तो विद इन 10 years a system should be developed like this and a unified secondary stage has to be implemented, जहां पे बच्चे के पास इस तरीके से चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट्स को लेकर के, जैसी अभी केवल 11 और 12 में है. तो ये 10 साल में ऐसा कहा गया करना है. अब एक स्कूल जो है वो एक ऐसे रीजन में है सिचुएटेड जहां स्टेट लैंग्वेज तो कन्नड़ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोंकणी बोलते हैं हो घर पे. तो एनसीएफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक या जो R1 प्रिंसिपल है उसके मुताबिक विच लैंग्वेज शुड आइडियली बी यूज फॉर फर्स्ट लिटरेसी, मतलब R1 का दर्जा किसे देना चाहिए. तो R1 का दर्जा नेचुरल सी बात है कोंकणी को देना पड़ेगा, क्योंकि R1 जो है वो लैंग्वेज है जो वहाँ के आसपास या स्टूडेंट्स से ज़्यादा फैमिलियर है. तो ज़्यादा फैमिलियर नेचुरल सी बात है यहाँ पे कोंकणी है एज पर द क्वेश्चन, कि लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट लिटरेसी शुड प्रेफरेबली बी द लैंग्वेज
most familiar to the students, which is usually the mother tongue. If that is not possible because of practical considerations, then it should be the state language. फिर state language होनी चाहिए जो कि familiar language होगी. और क्योंकि R1 में क्या है, that literacy is first attained, it must be used as the medium of instruction for other subjects, at least until literacy in another language is attained. तो क्योंकि R1 में क्या है, जो मानते हैं कि भाई मदर टंग है या जो फैमिलियर लैंग्वेज है उसमें लिटरेसी बच्चे को पहले आती है, तो उसी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज करना चाहिए फॉर अदर सब्जेक्ट्स, जब तक दूसरी लैंग्वेज में बच्चे लिटरेट ना हो जाए तब तक R1 में ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए. ये एनसीएफ में बात की गई है. अब एक कौशल मेला हो रहा है, स्किल फेयर, और उसमें एक स्टूडेंट जो है एक सोलर कुकर डेमोन्स्ट्रेट करता है जो उसने बनाया. तो कौन से फॉर्म ऑफ वर्क की बात की जा रही है फ्रॉम द मिडिल स्टेज वोकेशनल करिकुलम इन दिस प्रोजेक्ट? तो देखो, कौशल में जो वोकेशनल की बात की है, 3 तरीके की बात की गई है इसमें: वर्किंग विद लाइफ फॉर्म्स, वर्किंग विद मशीन एंड मटेरियल्स, एंड वर्किंग इन ह्यूमन सर्विसेज. ये 3 तरीके की चीजें सिखानी है कौशल में. तो यहां पर सोलर कुकर बनाया है, तो सोलर कुकर जब बच्चे ने बनाया है तो उसने वर्किंग किया किसके साथ? विद मशीन्स एंड मटेरियल्स. Projects involving building models or using tools fall under working with machines and materials. So the correct option is option B. Now, to achieve environmental literacy, NCF school education emphasizes a specific framework to avoid fragmented thinking. What is this framework called as? तो उसे कहते हैं the social environmental systems framework. So the correct option is option A. A school is considering open book test for grade 11. What is the pedagogical justification for these tests according to the NCF? तो ओपन बुक से क्या होगा? अगर 11th क्लास के लिए ओपन बुक कराई जाए तो उससे क्या फायदे होंगे? They shift the focus from recall to the ability to process, use and apply information in various context. तो ये होता है ओपन बुक में. क्या होगा कि बच्चे को अगर हम ओपन बुक देखें तो वो क्या होगा? रिकॉल. वैसे क्या होता है, बिना देखे करते हैं तो रिकॉल की जो उनकी एबिलिटी है वो ज़्यादा एम्प्लॉयड होती है, वो ज़्यादा यूज होती है. रिकॉल के कंपैरिजन में बच्चे का क्या कर पाएगा? प्रोसेस कर पाएगा, यूज कर पाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन बुक्स में है उसको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर पाएगा इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट. सो दैट इज द पेडागोजिकल जस्टिफिकेशन. क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट. हेंस नाउ वोकेशनल एजुकेशन जो है उसके लिए सेकेंडरी स्टेज में रिकमेंडेड ड्यूरेशन जो है वो सिंगल क्लास के लिए कितनी है टू इंश्योर प्रैक्टिकल एंगेजमेंट? तो वो जो है वो है longer durations such as workshops or block periods of 100 minutes. 100 minutes के block period हो मतलब, और मतलब 1 घंटा 40 मिनट लगभग, और लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब 1 घंटे 40 मिनट के वर्कशॉप हो, जिससे कि बच्चे उसमें कुछ क्या होगा? सीख पाएंगे. वरना अगर हम उन्हें 40 मिनट्स का दे देंगे तो 40 मिनट्स में बच्चे जो है उसको उतना परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे. स्किल कोई मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेट ही हो पाएगा, परफॉर्म नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए ब्लॉक पीरियड की बात की गई है वोकेशनल एजुकेशन के लिए. नाउ फॉर मिडिल स्टेज का जो सोशल साइंस का करिकुलम है उसमें एनसीएफ कहता है कि भाई कि इतना परसेंटेज कंटेंट जो है वो लोकल होना चाहिए, इंडिजिनस होना चाहिए, लोकली स्पेसिफिक होना चाहिए टू द स्टूडेंट्स पंचायत और डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम स्टूडेंट की पंचायत या डिस्ट्रिक्ट से लें. तो कितने परसेंट करिकुलम की बात की गई है? तो बात की गई है 20%. 20% करिकुलम या कंटेंट शुड बी लोकली स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट्स पंचायत और डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट देखो भैया, लॉन्ग टर्म मतलब 10 सालों में अगले एनसीएफ स्कूल एजुकेशन एम्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टू ऑफर सर्टिफिकेशन थ्रू विच टाइप ऑफ टेस्टिंग सिस्टम? कि भाई जो एनसीएफ ये कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है वो सर्टिफिकेशन जो देगा वो किस तरीके के टेस्टिंग सिस्टम में देगा बच्चों को. मतलब बोर्ड एग्जाम जो होंगे वो किस तरीके के सिस्टम में बदल जाएंगे 10 सालों में, अगले 10 सालों में. तो भाई ये जो बात की गई है कि अगले 10 सालों में ये मॉड्यूलर एग्जामिनेशन में बदल जाएगा, जो कि तभी लिए जाएंगे तुरंत जैसे ही कोर्स क्या होगा? खत्म होगा. तो कोई कोर्स खत्म हुआ तुरंत उसका एग्जाम होगा. तो मॉड्यूलर एग्जामिनेशन टेकन immediately after a course. So the correct option is option B. Now 10 bagless days are mandated for which stage? तो ये मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के लिए इंक्लूडेड है. उसके बाद देखो,
In a science department meeting, a teacher argues that the provided science kits are the only equipment that can be used for experiments to maintain standard results. So, how does NCFSE suggest extending this practice? मतलब साइंस डिपार्टमेंट की मीटिंग में टीचर कह रहे हैं कि भाई साइंस किट से ही थोड़ा ही खाली काम होगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे रिजल्ट मेंटेन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के लिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट मेंटेन करने के लिए। तो एनसीएफ ऐसी क्या कहता है कि इस प्रैक्टिस को कैसे एक्सटेंड किया जाए टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। तो भाई एनसीएफ ऐसी ये कहता है कि जरूरी नहीं कि साइंस किट ही हो, आप इम्प्रोवाइज एपरेटस यूज कर सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यूज कर सकते हैं जो कि इन एक्सपेंसिव डिस्कार्डेड मटेरियल से बना हो, और उससे आप कुछ सीखने के लिए एड बना सकते हैं, दैट इज बियॉन्ड द किट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्कूल कल्चर असेसमेंट में प्रिंसिपल देखते हैं भाई कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रीजॉइसिंग अचीवमेंट्स और सक्सेस ऑफ अदर्स। मतलब प्रिंसिपल देख रहे हैं कि बच्चे और टीचर जो हैं वो दूसरों की सक्सेस पर खुश हो रहे हैं, दूसरों के अचीवमेंट पे खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कौन सी ट्रेडिशनल वैल्यू जो है वो स्पेसिफिकली जो पार्ट डी में मेंशन है एनसीएफएससी के, वो डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है यहां पर। तो मुदिता, मुदित हो रहे हैं मतलब दूसरे की सफलता में प्रफुल्लित होना, दूसरे के अचीवमेंट पे प्रफुल्लित होना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द फीलिंग ऑफ रिजॉइसिंग इन द अचीवमेंट और सक्सेस ऑफ अदर्स इज नोन एज मुदिता, उसे मुदिता कहते हैं। कुछ हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिए, आंसर्स में नहीं दिए। अगर आंसर आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, सेंड यू द आंसर्स ऑल्सो। अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, इसीलिए आपके लिए इनको मैंने डिजाइन किया। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आंसर्स के बाद में अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में पोस्ट कर देंगे। द एनईपी 2020 कॉल्स फॉर अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द असेसमेंट culture, shifting from a summative model to one that is regular and formative। बिल्कुल सही बात है। As a principal, how would you implement the 360-degree multi-dimensional report for students, and what structural change must you oversee in the classroom to ensure this assessment style moves away from rote memorization? तो rote memorization से कैसे दूर जाया जाए इस असेसमेंट स्टाइल टू, जिससे कि असेसमेंट स्टाइल मूव्स अवे फ्रॉम द रोड मेमोराइजेशन। तो वो बताना है आपको कि आप 360 डिग्री एचपीसी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या करेंगे क्लासरूम में, जिससे कि असेसमेंट स्टाइल मूव्स अवे फ्रॉम रोड मेमोराइजेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022 इज रूटेड इन पंचकोश कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक्सप्लेन हाउ दिस एंशिएंट इंडियन फ्रेमवर्क informs that the 5 curricular goals of the foundational stage. Additionally, describe how a principal can ensure that the Panchpadi is standard practice for instructional planning। तो एनसीएफएस के बारे में, पंचकोश के बारे में पूछा गया है। एनसीएफएससी का ऐसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि हार्ड सेपरेशन नहीं, R1 R2 R3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के बारे में, और अभी आपने देखा होगा लैंग्वेज पे थोड़ा सा हाईलाइट चल रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म पे, तो मल्टीलिंगुअलिज्म वालों में थोड़ा सा देख लेंगे। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट मे बी इन डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव। तो टिल देन आई होप यू आर डूइंग वेल, प्रिपेयरिंग वेल, स्टे सेफ, stay healthy, stay happy, and stay tuned to pedagogy and government rules decoded। तो शेयर नहीं किया तो kindly share it, subscribe it। We'll keep coming with your videos because we are there with you in our preparation। Thank you so much।